हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। डिस्कस हमने पहले भी किया था। उसके अंदर इसके सभी फंडामेंटल्स, कैसे ये टर्न अराउंड होगा, वो सब हमने डिस्कस किया था। आपको पहले का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उस टाइम प्राइस काफ़ी कम चल रहा था, अभी प्राइस बढ़ा है। और टारगेट्स हमने क्या दिए थे, क्या ये वो अचीव कर पाएगा आने वाले सालों में? बिल्कुल कर पाएगा, और ये उसी ट्रैक पे चल भी रहा है। आप देखिए, पिछले 5 दिन में 4 रुपये 70 पैसे, 5 रुपये 60 पैसे हुआ है। और यहाँ से देखिए 3 रुपये 55 पैसे से 5 रुपये 60 पैसे एक महीने में पहुँचा है। तो बिल्कुल ये टर्न अराउंड हो रहा है, धीरे धीरे होगा। हर चीज़ टाइम लेती है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो आप देखिए 4600 करोड़ की अब कंपनी ये हो चुकी है। बुक वैल्यू जरूर माइनस में है, पर मेन टर्न अराउंड कैसे होगा? जो ये डेट आपको दिखाई दे रहा है, डेट रिड्यूस होगा। डेट कैसे रिड्यूस होगा वो भी आपको अभी मैं बताता हूँ। और पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में। जो कंपनी लगातार माइनस, आप देखिए, रिजल्ट्स दे रही थी, यहाँ पर सितंबर में उसने प्लस के रिजल्ट दिए हैं। क्यों रिजल्ट दिए हैं? आप देखिए, सुजलोन एनर्जी कंप्लीट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो इसका जो रिस्ट्रक्चर हुआ है डेट का, इसकी जो लिक्विडिटी बढ़ेगी, ये नए नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, रिवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और ये कंपनी आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स बना सकती है और नए नए प्रोजेक्ट्स कर सकती है। और सेकेंडली, एक ऐसे फील्ड में है ये कंपनी जिसका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है, रिन्यूएबल एनर्जी का। तो काफ़ी अच्छे सेक्टर में है, काफ़ी अच्छा स्कोप है उसका। आप देखिए, सुजलोन रिपोर्ट 6.75 बिलियन नेट प्रॉफिट इन Q2 आफ्टर डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये कंपनी जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर किस टाइप से प्रॉफिट में आई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 6.75 बिलियन डॉलर का रुपीज़ का इसने प्रॉफिट किया है। और कैसे किया है? डेट रिस्ट्रक्चर हुआ है। तो आने वाले जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो भी इसके अच्छे बताए जा रहे हैं कि एक अच्छे रिजल्ट्स ये ज़रूर देगी, और उसके बाद ये शेयर प्राइस आपको और भी आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर कोई शेयर प्राइस किसी फंडामेंटल कंपनी के बेस के बढ़ता है, फंडामेंटल चेंज होते हैं फिर बढ़ता है, बिल्कुल उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, उसको नज़र में रखना चाहिए। उसके बेस पे ही उसका जो है वैल्यूएशन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो प्राइस अभी चल रहा है वो 5.67 के आसपास चल रहा है। आप पहले का वीडियो देखिए इसके बाद, और उसके अंदर A to Z चीज़ें क्लियर की गई हैं, कैसे कैसे पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, क्या क्या इनके स्कोप्स हैं, क्या टारगेट्स बनते हैं, कितना इसके अंदर डाउन साइड बनता है, कितने टाइम के लिए इसे रखना चाहिए। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसके बारे में सलाह लीजिए, क्योंकि होल्डिंग पीरियड काफ़ी बड़ी हो सकती है, थोड़ा बहुत डाउन साइड रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि शेयर इस टाइम बढ़ा हुआ है। कहाँ पर आपको लेना है, आप देखिए मेरा पहले का वीडियो। थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। काफ़ी न्यूज़ में है ये, किस लिए न्यूज़ में है वो भी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए, कितना इसके अंदर रिस्क है, क्या इसके टारगेट्स बनते हैं, कंपनी किस वजह से इतनी न्यूज़ में है, इतनी ऊपर से नीचे आई है या नीचे से ऊपर गई है, वो सब हम देखेंगे। क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इसकी बुक्स रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या टेक्निकल्स कह रहे हैं, और क्या टारगेट्स बनते हैं इसके। जैसे मैंने इसकी वेबसाइट को ओपन किया है, सुजलोन पावरिंग ए ग्रीनर टुमारो। तो विंड एनर्जी में है ये, जैसे क्लियर है। लीडर हैं ये, वर्ल्ड लीडर्स इन क्लीन एनर्जी। ठीक है, शेयर पे जो प्रेशर रहा है वो बिल्कुल रहा है, और सब जानते हैं, फेमस है सुजलोन एनर्जी जो भी मार्केट में है। तो बुरे रीजन्स की वजह से ये काफ़ी फेमस रहा है। अब हम देखते हैं नंबर 1 इन इंडियाज रिन्यूएबल सेक्टर। 18,800 प्लस मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनकी। 12,000 प्लस WTGS इंस्टॉल्ड है, टर्बाइन्स जो होते हैं। 18,000 प्लस कस्टमर्स हैं इनके ग्लोबली। तो विंड एनर्जी सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं, हर टाइप के एंड टू एंड सॉल्यूशंस होते हैं इनके। बेस्ट इन क्लास हैं, ग्लोबल कंपनी है। 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 8 R&D फैसिलिटी है इनकी। 18 कंट्रीज में है, 6 कॉन्टिनेंट में है। तो परफेक्ट
कंपनी लगती है ऑन, अगर इनकी वेबसाइट्स को देखें तो एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करना, R&D करना, बेस्ट इन क्लास सर्विसेज देना। आगे आने वाला टाइम जो है रिन्यूएबल एनर्जी का है, क्लीन एनर्जी का है। जैसे जैसे डीजल पेट्रोल पे प्रेशर बन रहा है उसको कम कर रहे हैं, तो इस टाइप की एनर्जी जो है ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी, यही आगे फ्यूचर भी है। तो देखते हैं इस फ्यूचर में सुजलॉन एनर्जी का कितना स्कोप है। अब आप देखेंगे सुजलॉन ने जो 18,800 मेगावाट का जो इन्होंने यहाँ दिखाया है कैपेसिटी है इनके पास, उससे क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए 3 बिलियन ट्रीज इक्विवेलेंट टू, ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इक्विवेलेंट टू कितना है, 3 बिलियन ट्रीज एब्जॉर्बिंग CO2 पर ईयर। 6 मिलियन कार्स टेक ऑफ द रोड, इतनी कार्स को अगर पोल्यूशन जो करती हैं 6 मिलियन कार्स, उनको इसके इक्विवेलेंट हैं। 10 मिलियन हाउस होल्ड्स पावर्ड, 26 मिलियन टन्स ऑफ कोल सर्व्ड, 39 मिलियन टन्स ऑफ CO2 emission prevented, 209 मिलियन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बीइंग पावर्ड। तो आने वाला टाइम क्लियर दिखाई दे रहा है कि इन चीज़ों पे ही रहने वाला है, इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा हमें। तो अब इसका शेयर प्राइस देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है मार्केट में। सुजलॉन एनर्जी 3.85 पे क्लोज हुआ है, 4.05 जैसे आप देख रहे हैं सर्किट में था, ये अपर सर्किट में बंद हुआ है ये 3.85 पर। डे रेंज 3.85 भी लो था, हाई भी इतना ही था। तो अपर सर्किट में ही ओपन हुआ था और वहीं पर ये क्लोज हुआ है। वॉल्यूम आप देखेंगे तो 51,80,000 के आसपास के वॉल्यूम्स हैं इसके। 52 वीक लो का लो देखेंगे तो 1.70 है जो अभी रिसेंटली इसने बनाया है, और 6.05 इसका हाई है। चार्ट्स पे बुलिश नज़र आता है। अगर टेक्निकली डिस्कस करें तो इस टाइम डिस्कस करें टेक्निकली तो वेरी बुलिश नज़र आता है। मार्केट कैप जो है 3209 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है, कभी ये मिड कैप भी हुआ करती थी, अब ये स्मॉल कैप कंपनी है। अपनी एक चेकलिस्ट को अगर देख ले इसमें पैसा लगाने से पहले, तो सिर्फ जो दिखाई देता है वो है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट बता रहे हैं गुड टाइम टू कंसीडर, ओवरबॉट जोन में नहीं है क्योंकि ये काफ़ी नीचे है शेयर अभी। रेड फ्लैग्स इसलिए हैं क्योंकि हाई डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इसकी बन रही थी पहले, अभी इसकी चेक करेंगे क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। जो पहले की जो रेटिंग है उसमें रेड फ्लैग्स हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्लज काफ़ी हैं शेयर्स जो प्रमोटर्स के। इंडस्ट्रीज मैंने बताई कि सेक्टर में काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट है, सर्विसेज में है। स्मॉल कैप कंपनी है, 459 इसका जो रैंक है, 3084 का स्टॉक है, मार्केट कैप है। मॉडरेट रिस्क है 2.21% की। जो निफ्टी है अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो ये 2 पॉइंट बढ़ता है, निफ्टी 1 पॉइंट गिरता है तो ये 2.12% जो है गिरता है। अगर इसके रिजल्ट्स पे एक बार नज़र डाल लें और अदर पैरामीटर्स पे, अगर ROC देखेंगे, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड -47.2% है। हम 25-30% प्लस में जो कंपनीज होती हैं उसको कंसिडर करते हैं अच्छी कंपनीज है, बट ये माइनस में 47.2% है। डिविडेंड ये पे नहीं करती है। ROE इसकी बिल्कुल भी नील दिखाई गई है, रिटर्न ऑन इक्विटी। चार्ट पे देखेंगे तो शेयर अभी जो है यहाँ से क्रॉस करके 200 DMA के ऊपर बना हुआ है। इसने क्रॉस किया था 12 नवंबर को और उसके बाद लगातार ये 200 DMA के ऊपर बना हुआ है। 200 DMA के ऊपर जो होता है वो थोड़ा सा बुलिश साइन होता है। पेनी स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स टेक्निकल थोड़े से अलग रहते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम स्टडी करते हैं इसकी सेल्स को, तो 2203 करोड़ की जो सेल थी दिसंबर 2017 में, वो गिर के जो है 732 करोड़ के आसपास हो गई है। जून क्वार्टर में 523 थी बट थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, बट अपने जो हाई थे दिसंबर 2017 में उससे ऑलमोस्ट 1/3 के ऊपर इस टाइम सेल है इसकी। OPM जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 16% के आसपास था, जो कि घट के 15% के आसपास हो गया। बीच में आप देखेंगे -56% के आसपास भी ये गया था, और 15% के आसपास OPM है इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो एक कंपनी के लिए बहुत ही मैटर करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है 344 करोड़ से घट के 112 करोड़ के आसपास जो है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। माइनस में ये पिछले कई क्वार्टर से रहा है, -366 सितंबर 2019, फिर मार्च 2020 367। अब जो क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 112 करोड़ के आसपास का आया, बट काफ़ी रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस क्यों हुआ है इसका मैं अभी आपको बुक्स में बताऊंगा।
अगर नेट प्रॉफिट देखें तो -33 था दिसंबर 2017 में, और आप देखेंगे इंक्रीज होता होता 824 पहुंच गया था। जून क्वार्टर में 398 माइनस में रहा है लॉस, और सितंबर क्वार्टर में इसने 676 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। ये प्रॉफिट क्यों दिया है, कहाँ से ये प्रॉफिट आया है, वो हम बात करेंगे अभी। ईयर ऑन ईयर अगर इसे कंपैरिजन कर लें अपने पिछले कुछ सालों के रिजल्ट से, तो सेल्स जो है मार्च 2009 में जो 26,000 करोड़ की हुआ करती थी वह घट के 2900 करोड़ की रह गई है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1/10 के आसपास हो गई है। ओपीएम जो है ये ईयर ऑन ईयर है, पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखे थे 10% के ओपीएम हुआ करते थे, वो माइनस में 29% चले गए हैं। प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2700 करोड़ के आसपास का जो था वो -856 करोड़ के आसपास का हो गया। नेट प्रॉफिट जो है 236 करोड़ का 2009 में हुआ करता था, जो कि -2642 करोड़ के आसपास का 2020 में हो गया है। तो आप देखेंगे प्रेशर कहाँ से आ रहा है। प्रेशर आ रहा है इनका जो इंटरेस्ट है 1367 करोड़, जो आप देखेंगे पहले 1270 था, 1367। ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो इसके लॉस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। लॉस में तो पहले ही कंपनी आ रही है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस में है, और इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। तो वो -2642 करोड़ के आसपास हो गया है। बुक्स में देखते हैं डेट कितना है इनके ऊपर। डेट जो 2009 में 14,870 करोड़ का हुआ करता था, वो 13,210 करोड़ के आसपास का इनका मार्च 2020 में हुआ है। तो डेट लगभग 13,500 करोड़ के आसपास का इनका डेट है इस बुक्स के अंदर। इस डेट की वजह से क्या है, एक तो जो प्रॉफिट्स कंपनी बना रही है, उसको प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने में ही निकल रहा है, तो कंपनी ओवरऑल नेट लॉस में आ रही है। और सेकेंडली जो आपने देखा इनकी जो सेल है वो घटती जा रही है। आप यहाँ देखेंगे 12,000 थी, फिर 8,000 हुई, फिर 5,000 हुई, और यहाँ 3,000 रह गई है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डेट है उससे जो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं, तो इनके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। इनके पास लिक्विडिटी नहीं है और ऑपरेशन चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो उससे क्या होता है, जो नई नई मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसमें ये पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। तो पैसा नहीं लग रहा है तो रिवेन्यूज कम होते जा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में इतनी है, बट उनमें पैसा लगाना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी है, और तभी आपका रिवेन्यू बढ़ता है। बट इनका क्या है कि जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। यहाँ से भी ये पैसा कलेक्शन करते हैं, वो इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है तो आगे बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, ना ही इनके लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से ये डाउन आते जा रहे हैं। 12,000 से 8,000 आए, 5,000 आए, अब 3,000 पे आ गए हैं। और टीटीएम भी देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है 2500 के आसपास शो कर रहा है। तो जब कंपनी का लिक्विडिटी नहीं होती तब यही प्रॉब्लम्स आती है, इंटरेस्ट बर्डन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 17.76% के आसपास की है। एफआईआई की जो है 2.83 है, जनरल पब्लिक की 14.35 है, और पब्लिक की जो है 65% है। पब्लिक की 65% होना ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि रिटेल जो है इस टाइप के शेयर्स में ज़्यादा जाते हैं और उनको लगता है कि इजी मनी है। जब तक फंडामेंटल किसी कंपनी के सुधरने ना लग जाए, टर्न अराउंड स्टोरी ना हो, रिजल्ट्स अच्छे ना आ जाएं, तब तक पब्लिक को इसमें नहीं जाना चाहिए। अभी क्या है, आप देखेंगे एफआईआई में ज़्यादा पैसे किसी ने नहीं लगा रखे, सिर्फ एक नहीं लगा रखे हैं। डीआईआई का आप देखेंगे तो एलआईसी के पास इसका स्टेक है 1.48, एसबीआई के पास इसका स्टेक है 4.57, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.81, आईडीबीआई बैंक 1.56, इंडियन ओवरसीज बैंक 1.31, पंजाब नेशनल 1.26। ये जो शेयर अलॉट्स हुए हैं, इनको रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, आगे मैं बताता हूँ। तो इनके पास जो है डीआईआई के पास एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इनकी होल्डिंग नजर आ रही है। अगर पब्लिक में देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कुछ होल्डिंग्स यहाँ पे इंक्रीज हुई है सितंबर क्वार्टर में। टोर एशिया क्रेडिट, एंड उसके बाद क्लियर वाटर 1.40, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया पीएफसी, इसको आप जानते होंगे, इनकी भी जो होल्डिंग है 1.03% के आसपास इन्होंने भी सितंबर क्वार्टर में लिया है। तो तीन जो है अच्छी जो होल्डिंग्स आई हैं सितंबर क्वार्टर में आई हैं प्रमोटर होल्डिंग्स में, आप देख सकते हैं। अब जो है
स्कोप क्या है इनकी, जो जिस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उसका स्कोप क्या आगे क्या स्कोप है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका लॉन्ग टर्म में स्कोप नहीं होता है, तो उसके अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्या इस इंडस्ट्री का स्कोप है? बिल्कुल है। और ये हर आदमी जानता है कि आने वाला टाइम जो है क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन्हीं का ही रहेगा। तो एक रिपोर्ट आप देखिए, ग्रीन एनर्जी मार्केट टू सी ह्यूज ग्रोथ बाय 2026, जी एनर्जी, सुजलॉन, एनरकॉन। तो इनका नाम क्लियर आ रहा है क्योंकि ये कंपनी कैसी भी हो, बट इनका जो बिजनेस है, इन्होंने जो नाम कमाया है, तो इनका नाम हर जगह आता ही है। तो आप देखेंगे कि ह्यूज ग्रोथ है 2026 तक, काफ़ी इनका स्कोप है। अब यहाँ भी देखेंगे इनका नाम सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, तो अच्छा स्कोप है इनके पास आगे बढ़ने का, पूरा ग्रोथ है। छोटी कंपनी है, अभी 3000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, बहुत आगे स्कोप है इसका। अगर अदानी ग्रीन से आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट इनके डेट दोनों की सेम होगी। उनके पास भी डेट काफ़ी है अदानी ग्रीन की, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने बनाया था। उनके पास डेट है, इनके पास भी डेट है, ऑलमोस्ट इक्वल है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है उनसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है सुजलॉन के पास, काफ़ी टाइम से मार्केट में है। और थर्ड चीज, उसका जो मार्केट कैप है 1,60,000 करोड़ का है, इसका मार्केट कैप सिर्फ 3,000 करोड़ का है। तो स्कोप इसके अंदर ज़्यादा नजर आता है। डेट को देखें, दोनों में सेम है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इनके पास बेटर है। एक्सपीरियंस इनके पास बेटर है। मार्केट कैप सिर्फ 3,000 करोड़ का है। किस लिए है? क्योंकि ऊपर से नीचे काफ़ी आया, इनके पास प्रेशर काफ़ी रहा है। अब देखते हैं एक न्यूज, 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एट गुजरात कच्छ। प्रधानमंत्री मोदी जी 15 दिसंबर को कच्छ में, ये देखिए, फाउंडेशन ले ऑफ फाउंडेशन, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एट कच्छ। 15 दिसंबर को ये फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं गुजरात में, कच्छ में, 30 गीगावाट के लिए। जो गवर्नमेंट का ने एक लक्ष्य बनाया था, एक विजन था उनका कि 175 गीगावाट 2022 तक हमें करना है, उनका एक टारगेट था, जिसके अंदर से 30 गीगावाट जो है गुजरात कच्छ में ये स्टार्ट कर रहे हैं 2020 में। तो आने वाले टाइम में देखेंगे 175 तक कंट्री में अलग अलग जगह और भी चीज़ें इस टाइप की बनेंगी। तो उसके अंदर सुजलॉन का भी कैसे नाम आता है मैं आपको वो नीचे रिपोर्ट में दिखाता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे, जो टारगेट था जैसे मैंने बताया 175 गीगावाट का है 2022 तक का। तो स्कोप कितना है आप देख सकते हो, इस कंपनी का कितना स्कोप है। अब ये जो पार्क बन रहा है इसके अंदर 2 जोन बन रहे हैं। एक तो 49,600 हेक्टेयर का एक स्पेस है, लैंड है, ये पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है। और सेकंड जो जोन बनेगा वो 23,000 हेक्टेयर का है। अब 49,600 जो हेक्टेयर है उसके अंदर विंड और सोलर दोनों लगेंगे। 23,000 हेक्टेयर है, उसके अंदर सिर्फ विंड पावर, एक्सक्लूसिव विंड पावर के लिए ही लगेगा। आप देखिए, एक्सक्लूसिव विंड पावर जोन, उस विंड पावर में ये कंपनी है और कितना स्कोप है, 23,000 हेक्टेयर जो है दिया जा रहा है। और 49,600 में से भी सोलर और विंड दोनों को दिया जा रहा है, जिसके अंदर 24,800 मेगावाट की कैपेसिटी लगाई जाएगी। जैसा मैंने बताया, इंडो पाक बॉर्डर के पास में ये जगह है, यहाँ पे ये जगह दी जा रही है। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अब जो अदानी ग्रीन के पास लैंड आती है 19,000 हेक्टेयर के आसपास आती है और 9500 मेगावाट वो इसके अंदर कैपेसिटी लगाएंगे। सर्जन रिटेलर्स यानी सुजलॉन, आप देख सकते हैं सुजलॉन 9500 हेक्टेयर उनको जगह दी गई है। इनको वहाँ पे देखो, कंपनी कैसी भी है, नाम है इनका, अपने फील्ड के मास्टर हैं, दिग्गज हैं। सुजलॉन को 9500 हेक्टेयर सेकंड नंबर पे इनको दिया गया है। सुजलॉन को 9500 हेक्टेयर और 4750 मेगावाट की कैपेसिटी लगाएंगे वहां पर। एनटीपीसी को दिया गया है थर्ड पोजीशन पे। देखिए, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन सुजलॉन से नीचे आ रही है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन सुजलॉन से नीचे आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको शो करता है कि ट्रस्ट है, इनकी कैपेबिलिटीज हैं, इनके जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। तो सुजलॉन 95 हेक्टेयर 4750 मेगावाट का ये यहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, स्कोप काफ़ी है। इंडिया ने जो टारगेट बनाया है 175 गीगावाट, यहाँ पर भी आपको अच्छा स्कोप नज़र आता है। 2022 तक का इनका टारगेट है। तो इसमें बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं सुजलॉन को मिलेंगे। और एक प्रोजेक्ट 15 दिसंबर को
स्टार्ट भी होने वाला है, जिसका इनॉग्रेट करेंगे। अब जो कंपनी पे डेट की मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से कंपनी का जो है लिक्विडिटी नहीं है, नए नए ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रही है, प्रोजेक्ट्स नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से रिवेन्यू डाउन आ रहा है। रिवेन्यू डाउन आने से क्या होगा कि प्रॉफिट्स कम होंगे तो वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी और इवेंचुअली कंपनी जो है कोलैप्स कर जाएगी। अब इन्होंने जो अप्रोच किया है बैंकों को, उसके बाद इनका जो कंप्लीट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, जो 2 जुलाई के आसपास कंप्लीट हो गया है। सुजलोन कंप्लीट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग डील। इस रिस्ट्रक्चरिंग से क्या प्रॉफिट हो रहा है आप देखेंगे। दिस डेट रिस्ट्रक्चरिंग विल ईज द प्रेशर ऑन आवर कैश फ्लोज सिग्निफिकेंटली एंड गिव अस हेडरूम फॉर रिवैम्पिंग अप बिजनेस ऑपरेशंस। देख पा रहे हैं जैसे डेट रिस्ट्रक्चर हुई है, डेट रिस्ट्रक्चर होने से इनके पास कैश फ्लो बढ़ेंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, नए नए प्रोजेक्ट से उठा पाएंगे, रिवेन्यू बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ने से ये अपना इंटरेस्ट भी पे कर पाएंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स भी उठा पाएंगे। तो मनी सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा। तो रिस्ट्रक्चर को इनका ओके दे दिया गया सभी बैंकों की तरफ से, जिसके अंदर एसबीआई लीड कर रहा था और ये रिस्ट्रक्चर हो चुका है। आगे देखिए, वी हैव रिड्यूस्ड आवर फिक्स्ड कॉस्ट स्टीपली एंड ब्रॉट डाउन द इंटरेस्ट कॉस्ट बाय मोर देन 70%। इन्होंने जो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको 70% के आसपास रिड्यूस किया है। अब इसके बाद देखिए, इस क्वार्टर में सुजलोन रिपोर्ट 6.75%, ये 13 नवंबर को जब रिजल्ट्स आए थे सेकंड क्वार्टर के, सुजलोन रिपोर्ट 6.75 बिलियन नेट प्रॉफिट इन क्वार्टर 2 आफ्टर डेट रिस्ट्रक्चरिंग। डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैंने आपको दिखाई जुलाई में हुई थी, ये देखिए जुलाई में हुई थी। तो जुलाई अगस्त सितंबर जो एक क्वार्टर बनता है उसके अंदर ही देखिए रिस्ट्रक्चर होने के बाद कंपनी कैसे प्रॉफिट में आई है। सुजलोन रिपोर्ट 6.75 बिलियन नेट प्रॉफिट इन क्वार्टर 2 आफ्टर डेट रिस्ट्रक्चरिंग। देख पा रहे हैं। अब ये जो बता रहे थे, इन्होंने अपनी फिक्स कॉस्ट भी कम की है, एम्प्लॉय की कॉस्ट कम की है और इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है, उसके बाद ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। अगर ईयर ऑन ईयर इनके क्वार्टर 2 को कंपेयर करें तो ग्रोस प्रॉफिट देखेंगे, पहले 133 का था 390। मार्जिन कैसे इंप्रूव हुए हैं 16.6 से 53.8% के आसपास। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इन्होंने कम किए हैं, जो फिक्स कॉस्ट होती है 209 से 141। अदर एक्सपेंसेस 167 से 114। यहाँ देखिए इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट इन्होंने बहुत कम की है। एक्सचेंज लॉस जो होते हैं, एक्सचेंज लॉस ये जो ग्लोबल कंपनी है, जो करेंसी के लॉसेज होते हैं, 123 की जगह 23, 167, 114, 209 से 141। ईबिटा कितना इंप्रूव हुआ है, ईबिटा मार्जिन देखिए -45.6, जो मैंने आपको दिखाया था कि इनके मार्जिन माइनस में जा रहे हैं, प्लस में आ गए हैं 15.4 इस क्वार्टर में। जो ईबिटा था इनका वो -366 था, वो प्लस में आ गया है 112। आप देखिए रिस्ट्रक्चरिंग से कितना प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद आप देखिए सुजलोन एनर्जी, जो तुलसी टांती जी हैं, इनके फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं, उनका कहना है सुजलोन एनर्जी होप्स टू बी इन प्रॉफिट बाय फाइनेंशियल ईयर 22। अब जैसे जैसे रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है, रिवेन्यू अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक रिजल्ट इन्होंने शो कर दिया है, अच्छा आ रहा है, आगे भी अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे ओवर द टाइम, और क्वार्टर्स निकलेंगे, इंटरेस्ट भी पे होता चला जाएगा, रिवेन्यू भी आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स भी उठेंगे। तो तांती जी का कहना है कि सुजलोन एनर्जी होप्स टू बी इन प्रॉफिट बाय फाइनेंशियल ईयर 22। अगले 2-3 सालों में कंपनी प्रॉफिट्स में आ जाएगी, अच्छे खासे प्रॉफिट्स में आ जाएगी। देख पा रहे हैं आप स्टेटमेंट को, और ये स्टेटमेंट वहां से निकल के आती है। मैं आपको सीरियल वाइज सब चीजें बता रहा हूं। अब देखिए, सुजलोन कैन बी डार्लिंग ऑफ इंडियन विंड पावर अगेन। पहले हुआ करती थी, इसका शेयर हर आदमी के पास होता था, ट्रेडिंग पर्पज से भी, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी। तो जो इनके एक्स सीईओ हैं, जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही रिजाइन किया है, तो उनका ये मानना है कि सुजलोन कैन बी डार्लिंग ऑफ इंडियन विंड पावर अगेन। इंडियन विंड पावर में जिस हिसाब से स्कोप है आगे चल के, और इनको जिस टाइप से प्रेफरेंस दी जाती है, तो सुजलोन अगेन वैसी ही कंपनी बन के उभरेगी जैसी पहले थी। तो इस पे नजर रख सकते हो। अब डेली चार्ट पे बात करते हैं, वीकली जीरोधा के चार्ट पे। ये डेली का चार्ट है। जो शेयर था प्री कोविड टाइम से पहले लगभग 3.5 रुपये के आसपास काम कर रहा था। कोविड टाइम पर इसने टच किया है लगभग 1.65 को, वहां से रिकवर होकर ये ऑलमोस्ट डबल से ऊपर चल रहा है 3.90 के आसपास। अब
जो इसके अंदर डाउन साइड बनती है वो डाउन साइड कितनी बनती है, डाउन साइड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर 2.8 से 2.95 के आसपास रहेगा। ये जो बीच का लेवल है, पहले शेयर गया था 6.19 के आसपास, वहाँ से करेक्ट हुआ है। करेक्ट होने के बाद सपोर्ट जो लिया है उसने 2.8 पे लिया है। उसके बाद फिर शेयर ने यहाँ से बाउंस बैक किया है। बाउंस बैक करने के बाद 4.09 के आसपास गया है ये, वहाँ से फिर ये करेक्ट हुआ है। करेक्ट होने के बाद इसने जो बनाया है 2.9 के आसपास का इसने लो बनाया है। तो 2.95 और 2.80 के आसपास का जो इसका पहला सपोर्ट जोन बनता है, अभी ये 3.94 के आसपास काम कर रहा है। तो डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड है, बट जिस हिसाब से कंपनी की न्यूज है, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का लोन रिस्ट्रक्चर हुआ है, कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। चेयरमैन जी का कहना है कि प्रॉफिट में आ जाएगी कंपनी 2022 तक। तो इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं, जब टर्न अराउंड स्टोरी होती है, कंपनी का फोकस अच्छा होता है, तो इन लेवल्स पे खोने को कुछ नहीं होता। ऐसा पैसा लगाना चाहिए, छोटी कंपनी में छोटा पैसा, बड़ी कंपनी में बड़ा पैसा। जिसको अगर लॉस हो भी जाए 50-60% तो आप भूल जाओ, 2-4-5 हज़ार लगा दो, 50% भी हो जाएगा, तभी 2-2.5 हज़ार का लॉस आपका होगा। इससे ज़्यादा मत लगाओ भी। तो ये कंपनीज क्या होती हैं, अपने आप ही पैसा बनाती हैं। 5 हज़ार भी लगा दोगे तो 10 गुना हो गया, तो 50 हज़ार अपने आप बना लेगी। तो हमारे टारगेट्स जो आते हैं, अगर टर्न अराउंड स्टोरी होती है अगले 3 साल में, अगर ये प्रॉफिट पे प्रॉफिट देती है, रिस्ट्रक्चर के बाद ऑपरेशन जैसे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जैसे मिशन है 175 गीगावाट का अगले 2022 तक में, तो इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, रेवेन्यू अच्छे होते हैं, प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, सब चीज़ें सही चलती हैं। तो टारगेट्स जो इसके बनते हैं वो 30 रुपीज़ के बनते हैं। आप कहेंगे 3 रुपये का शेयर 30 रुपीज़ का जा सकता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अगर मंथ मंथ आप देखते हैं तो ये कंपनी का जो हाई है ऑलमोस्ट आप देखेंगे 335-40 रुपये के आसपास ही पहले भी ट्रेड हुआ है, आप देखिए। तो वहाँ से डाउन आया है। तो टारगेट मैं अभी आपको 100-200 रुपये के नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके टारगेट आपको दे रहा हूँ। अगर सब चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो 30 रुपये के आसपास का टारगेट जो बनता है, आप देखेंगे या तो नज़र भी नहीं आएगा आपको। यहाँ के आसपास के मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 29 और 30। ये फर्स्ट जो है इसका वो बनता है मेजर जो टारगेट बनता है, अगर सब चीज़ें सही चलती हैं तो। और ये अगर चीज़ें सही चली तो आने वाले 1 साल और 1.5 साल 2 साल में अचीव कर लेगा, अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो शेयर की शेप देखिए आप किस टाइप से ऐसे बना है, अभी एल बना है और ये यू भी बन सकता है। आपको मैं एक शेयर दिखाता हूँ, सेम ग्राफ, तानला सॉल्यूशंस का 820 रुपये के आसपास चला करता था 2008 में। सेम पोजीशन हुई, नोकिया के साथ डिस्प्यूट्स हुए, बिजनेस कोलैप्स कर गया और उसके बाद शेयर आ गया 4-5 रुपये के आसपास। आप देखिए 5 रुपये 65 पैसे, 4 रुपये, 3 रुपये, आप देख रहे हैं 3 रुपये। तो 820 का शेयर जो था 2008 में वो कोलैप्स हुआ, बिजनेस कोलैप्स हुआ, 2-3 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया। बिजनेस इंप्रूव हुआ, फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए, बिजनेस द्वारा स्टैंड हुआ और देखते ही देखते आप देखेंगे 5-6 महीने में इस शेयर द्वारा अपने 905 रुपये को टच कर गया द्वारा 5-6 महीने में ही। तो जब ये शेयर चलते हैं, फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस को नहीं देखते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस बनता है, वहाँ पे हमें रुकना है, टाइम कंसिडर नहीं करते हैं, कंसोलिडेट नहीं होते हैं, उसके बाद ये नॉन स्टॉप चलते हैं जैसे आप देख रहे हैं। उस शेयर में भी, सुजलोन में भी अभी एल बना हुआ है। अब ये यू शेप कब लेगा, पूरी अपना कैसे बनाएगा ये फ्रेम को, 2 साल लेगा, 3 साल लेगा, 5 साल लेगा, नहीं कह सकते। फंडामेंटल से सब डिपेंड करता है। अगर फंडामेंटल इंप्रूव होंगे तो यू शेप बनेगी, अगर फंडामेंटल इंप्रूव नहीं होते हैं तो ये एल शेप में ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। पैसा ऐसा लगाइए जिसे रख के भूल जाओ, छोटा पैसा लगाइए, इस पे खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। 3 रुपये 90 पैसे के आसपास चल रहा है, 3 रुपये के आसपास का इसका सपोर्ट जोन बनता है और ऊपर की अगर फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं बहुत स्कोप है। थैंक यू, धन्यवाद।